हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप देख रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वीडियो नंबर 31, ठीक है ना। चाइल्ड हेल्थ जीएनएम सेकेंड ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वीडियो 31। तो देखिए, जिनको अगर नए स्टूडेंट है, जिनको नहीं समझ में आए, मैं उनको सीधा कहता हूँ कि आप लोग को जाना है चैनल पर। चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है। जो प्ले लिस्ट होता है ना, उस प्ले लिस्ट में आप जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको ईयर वाइज बनाया गया है। जैसे 2022 से 23 के लिए तैयारी करा रहे हैं, तो वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट वाइज, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है। आपको बस ये जानना है कि हमें सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप अपने सब्जेक्ट जानते हैं तो सब्जेक्ट वाइज जो है आपको प्ले लिस्ट बना मिल जाएगा चैनल पर। और उस प्ले लिस्ट में जितने वीडियो है एक सब्जेक्ट में, वह सभी वीडियो को आपको देखना है, तैयारी करना है 2022 से 23 के लिए। उतना वीडियो काफ़ी है, समझ गए। तो इस हिसाब से चलिए आज का वीडियो हम 31 शुरू कर रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का और जीएनएम सेकेंड ईयर। जो लोग ये कहते हैं कि सर जीएनएम सेकेंड ईयर का पीडीएफ कब मिलेगा, फर्स्ट ईयर का पीडीएफ कब मिलेगा, तो मैं उनको बता दूं कि उनके लिए ही काम कर रहे हैं। आप लोग को समझिए तो जनवरी भर में जो है आपका मिल जाएगा, समझ गए। जनवरी भर में नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे लगभग। जिसको आप कहाँ से पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा, मैं आपको बता दूंगा जब कंप्लीट हो जाएगा नोट्स, तो ठीक है ना। फिलहाल चलिए, आज का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आखिरी वीडियो है। इसके बाद अगले सप्ताह में हम डिफरेंस वाला एक वीडियो ला लेंगे। उसके बाद हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग समाप्त हो जाएगा, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है कि इंटरनेशनल एक्सेप्ट राइट ऑफ चाइल्ड, मतलब जो बच्चे के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है, बच्चे के लिए क्या क्या अधिकार है। जिस प्रकार से हमारे देश में नागरिकों के लिए राइट्स है, अधिकार है, उसी प्रकार से बच्चा का भी अधिकार है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा जो है इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है राइट्स ऑफ चाइल्ड। यह सभी को जो है इसे एक्सेप्ट करना है, सभी देश को। अथवा बच्चों के बेसिक अधिकार क्या है, बेसिक राइट्स ऑफ चाइल्ड। चाहे आपसे बेसिक राइट के बारे में पूछे चाइल्ड का, या फिर इंटरनेशनल राइट्स ऑफ चाइल्ड पूछे, अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पूछे, या बच्चों के विशेष अधिकार पूछे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, बालक किसी भी देश एवं दुनिया का भविष्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा जो होता है आगे चल के ही बच्चा डीएम, एसपी, नेता सब बनता है, अभिनेता बनता है। तो बालक किसी भी देश के या दुनिया का भविष्य होते हैं, समझ गए। इन्हें श्रेष्ठ विकास अवसर प्रदान कर पूरी मानव जाति के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चे को विकास में अच्छा योगदान देंगे, बच्चे को विकास के अवसर प्रदान करेंगे, तो वह आगे चल के वही बच्चा जो है आपके मानव जाति के विकास को, डेवलप को जो है और बेहतर करेगा, समझ गए। इसी दर्शन को ध्यान में रखकर, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ का व यूनिसेफ ने मिलकर जो है बाल अधिकारों की 20 नवंबर 1989 में घोषणा की। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर कि पूरे बालक जगत के श्रेष्ठता का अवसर मिले, मानव जाति का विकास सुनिश्चित हो, समझ गए। और चूँकि बालक किसी भी देश या दुनिया के लिए जो है भविष्य होता है, तो इसलिए इसका विकास का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करना भी मानव जाति का एक कर्तव्य है, और इससे मानव जाति का ही विकास होता है, समझ गए। तो इसी दर्शन को ध्यान में रखकर, इसी बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ और यूनिसेफ ने मिलकर बाल अधिकारों की 20 नवंबर 1989 में घोषणा की। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जिसे भारत ने स्वीकार कर अपने संवैधानिक ढांचे में तदनुसार प्रावधान करना सुनिश्चित किया। अब देखिए, जिसे भारत को भी स्वीकारना था, चूँकि यह इंटरनेशनली चाइल्ड का राइट्स है, तो जिसमें भारत ने स्वीकार कर अपने संविधानिक, अपने जो संविधान है उस ढांचे में जो है कुछ प्रावधान करना सुनिश्चित किया, इसे अपना कर, मतलब अपने तरीक़ा से कुछ चेंजेज किए। अपनाए तो ज़रूर, लेकिन इनको लगा कि हमें कुछ इसमें चेंज करना चाहिए, इसलिए जो है ये अपने संवैधानिक प्रावधान में कुछ ढांचे में कुछ जो है प्रावधान किए, समझ गए। तो ये आपका हो गया चाइल्ड राइट्स। अब बाल अधिकारों के प्रावधान में कितने धाराएं हैं? 54 राइट्स हैं। अब हो सकता है ये धारा जो है बढ़ते घटते रहता है, तो हो सकता है अभी बढ़ा हो,
समझ गए ना। तो याद रखिएगा बाल अधिकारों के प्रावधान में कितने धाराएं हैं ये आप सर्च करके देख लीजिएगा। फिलहाल नोट्स में 54 है, ठीक है, जिनमें प्रमुख बाल अधिकार कुछ निम्न दिए गए हैं, जिसमें हम लोग 10 राइट्स को आज देखने वाले हैं। ओके, चलिए, बच्चों को स्नेह प्रेम व अपनत्व का अधिकार। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि बच्चे, कोई भी बच्चे हो, उसको स्नेह मिले, प्रेम मिले, उससे अपनत्व मिले, ये बच्चा का अधिकार है। समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, ये बच्चा का अधिकार है कि जब उस दुनिया में आया है तो उससे स्नेह प्रेम और अपनत्व मिले, पहला अधिकार। आगे का अधिकार है पर्याप्त पोषण व उपचार का अधिकार। बच्चा का यह भी अधिकार है कि सरकार उसे पर्याप्त पोषण दे, उपचार दे, अधिकार दे। समझ गए। मुफ्त शिक्षा का अधिकार। जब तक बच्चा अपने होश में ना आ जाए तब तक जो है माता पिता जब तक उसे मदद करे उस समय तक मुफ्त शिक्षा का भी अधिकार जो है एक देश को अपना देना है। समझ गए। तो इसीलिए देखते होइएगा मुफ्त शिक्षा के लिए जो है चलता है विद्यालय सब। समझ गए ना। पर्याप्त पोषण और उपचार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मिड डे मील होता है, ICDC, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इसके जरिए मुफ्त पर्याप्त पोषण दिया जाता है बच्चे को। बच्चे को स्नेह और प्रेम और अपनत्व भी दिया जाना चाहिए, ये अधिकार है बच्चे का। समझ गए ना। आगे चलिए, कहता है माय डियर, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाओं व अवसर प्राप्त करने का अधिकार। बच्चे का ये भी अधिकार है कि वह खेल और मनोरंजन की सुविधा व अवसर प्राप्त करने का अधिकार जो है ये चीज़ें है। बच्चा का ये अधिकार है कि वह खेल व मनोरंजन की सुविधा और अवसर प्राप्त कर सके, ये चीज़ याद रखिएगा। अपनी पृथक पहचान, नाम व राष्ट्रीयता का अधिकार। बच्चा का अपना अलग एक नाम और अपना जो है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी का अधिकार जो है उसे मिल जाता है। जो बच्चा जिस देश में जन्म लेता है उसका माता पिता जहाँ जिस देश में रहते हैं ऑटोमेटिक से उस देश का उसे जो है अधिकार मिल जाता है, पहचान मिल जाता है। समझ गए। तो इस चीज़ को भी उसका पास अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जन्म ले ले तो वह जीवन धरती पर नया आया है तो उसे चक्कर काटना पड़े अपने नागरिकता के लिए, ऐसा नहीं। ठीक है। बाधित विकलांगता, हैंडीकैप्ड की अवस्था में विशिष्ट देखभाल का अधिकार। और बच्चा अगर हैंडीकैप्ड है तो उसे विशेष देखभाल की भी अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। आपदा में सहायता में प्रथम वरीयता का अधिकार। और आपदा के समय, डिजास्टर के समय अगर बच्चा है घायल तो प्राथमिक जो वरीयता होती है पहले बच्चे को ही दिया जाता है। समझ गए। आगे है व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास कर समाज का उपयोगी सदस्य बनने के लिए सीखने व शिक्षा का अधिकार। अब व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास कर बच्चा समाज के लिए उपयोगी सदस्य बने, इसके लिए सीखने व शिक्षा का अधिकार इसे मिला है। शांति व भाईचारे के साथ लालन पालन का अधिकार। बच्चे को भी शांति व भाईचारे के साथ में लालन पालन का अधिकार जो है मिला है। इन अधिकारों को बिना किसी जाति, प्रजाति, रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या सामाजिक भेदभाव के सभी बच्चों को प्राप्त करने का अधिकार है। अब ये सारे अधिकार जो है बच्चे को बिना किसी जाति, प्रजाति, रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीय, समझ गए, सामाजिक भेदभाव के सभी बच्चे को यह सभी अधिकार जो है प्राप्त करने का अधिकार मिला है। तो ये अधिकार को आप 2 बार जो है रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको सीरियल लिखना है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सीरियल लिखना है, बस आपको ये लिखना है, ये याद रखना है। जितना मैंने यहाँ पे दिया है इसको आप माइंड में याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बस सीरियल ही लिखना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सीरियल लिखना है, ठीक है ना। स्पष्ट है कि बच्चों को स्नेह प्रेम अपनत्व का अधिकार मिले, मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिले, पर्याप्त पोषण व उपचार का अधिकार मिले, खेल व मनोरंजन की सुविधाओं व अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चे को अपना पृथक पहचान और राष्ट्रीयता का जो है अधिकार हो, ठीक है। बाधित विकलांगता होने की स्थिति में विशिष्ट देखभाल का अधिकार है। आपातकाल में, समझ गए ना, आपातकाल में सहायता में प्रथम जो है वरीयता बच्चे को देना चाहिए, ये अधिकार बच्चे को मिला है। व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास कर समाज के लिए उपयोगी सदस्य बने, इसके लिए उसके पास सीखने व शिक्षा का अधिकार है। समझ गए। शांति व भाईचारे के साथ लालन पालन का भी अधिकार मिला है। और इन सभी अधिकारों को बिना किसी भेदभाव को बच्चे को प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई गोरा है तो उसी को ये सब मिलेगा, कोई काला है तो उसे नहीं मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की है तो उसको नहीं मिलेगा, लड़का है तो मिलेगा, ऐसा मतलब कुछ नहीं है। प्रजाति, जाति, रंग, राष्ट्रीयता, सामाजिक
भेदभाव इन सब से दूर हटके बच्चे को, सभी बच्चे को ये प्राप्त है अधिकार। समझ गए? तो यही हमारा अधिकार है जिसको मैंने आपको बता दिया। 5 नंबर में पूछता है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश भी दे दिए हैं, आराम से आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे एक प्रश्न है आपके सामने है आईसीडीसी। माय डियर, आईसीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है आईसीडीसी के बारे में। आईसीडीसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या स्कीम कहिए। ठीक है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है, समझ गए ना? आईसीडीसी एकीकृत बाल विकास योजना होता है, इसको ध्यान में रखना है। आईसीडीसी एकीकृत बाल विकास योजना, समझ गए ना? इसका उत्तर है एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में आरंभ की गई थी। सबसे पहले याद रखना है कि यह योजना कब शुरू हुआ था, लॉन्च हुआ था, तो 1975 में। ओके। इस कार्यक्रम को महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अब ये भी याद रखना है कि यह कार्यक्रम को कौन सा विभाग जो है लॉन्च किया, तो इस कार्यक्रम को जो है चाइल्ड एंड वोमेन डेवलपमेंट जो है विभाग डिपार्टमेंट के द्वारा, महिला एवं बाल विकास के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है ना? इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। अब ये जो आईसीडीसी प्रोग्राम है इसके अंतर्गत कुछ निम्न सेवा है जिसको जो है प्रदान किया जाता है। सबसे पहला है पॉइंट पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, समझ गए? रोग निरोध की क्षमता, मतलब रोग के प्रति निरोध क्षमता उत्पन्न हो। स्वास्थ्य निरीक्षण करना, रेफरल सेवाएं, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, समझ गए ना? तो यह कुछ जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। पूरक पोषण, रोग निरोधक क्षमता, स्वास्थ्य निरीक्षण, रेफरल सेवाएं, अनौपचारिक स्कूल से पूर्व शिक्षा। तो यह कुछ जो है आपको फैसिलिटी है, सेवा है जिसको उपलब्ध कराया गया है। योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य है 6 वर्ष से छोटे गरीब बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर को बनाए रखना। इसका उद्देश्य यही है कि 6 वर्ष से छोटे कोई भी गरीब बच्चे हैं उसको स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बनाए रखना। बच्चों के उचित शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हेतु आधार तैयार करना। आईसीडीसी कार्यक्रम का मतलब उद्देश्य है कि बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है तैयार किया जाए, मजबूत किया जाए। बच्चों में मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण की दर को कम किया जाए। और चूँकि बच्चों में ज़्यादा कुपोषण, ज़्यादा मृत्यु, रुग्णता ये सब होता है, तो इन सब को कम करना इसका लक्ष्य था। बाल विकास के लिए कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के मध्य जो है प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना। अब चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए और भी सारे संस्था, एनजीओ सब काम करता है, तो उन सभी के साथ मिलकर सामंजस्य बैठाना इस जो है आईसीडीसी कार्यक्रम का जो है क्या है, इसके लिए भी यह शुरू किया गया। छोटे बच्चों की माताओं को अपने बच्चों के स्वास्थ्य पोषण के संबंध में सूचना तथा शिक्षा प्रदान करना। अब इसका आईसीडीसी का एक और उद्देश्य था कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उसके माता को ही क्यों न जो है उसे शिक्षा दिया जाए कि अपने बच्चे को कैसे स्वास्थ्य के देखभाल और कैसे पोषण का देखभाल करना है, इसका शिक्षा उसके माँ को ही क्यों न दिया जाए। समेकित बाल विकास के अंतर्गत लाभान्वित समूहों को निम्न सेवाएं प्रदान की जाती है। अब ये जो समेकित बाल विकास योजना है आईसीडीसी, इसके अंतर्गत जो है क्या क्या सेवा प्रदान किया जाता है लाभान्वित को, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? पहला जो कैटेगरी का है 3 वर्ष से छोटे बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवा। मतलब पहला जो पॉइंट है कि जो 3 वर्ष से छोटे बच्चे होगा उसको कौन कौन से सेवा मिलता है, तो स्वास्थ्य की जांच, उसका पूरक आहार, टीकाकरण, रेफरल सेवाएं। तो 3 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सारे सुविधा मिलता है आईसीडीएस के अंतर्गत। ठीक है? जैसे स्वास्थ्य का जांच, पूरक आहार, टीकाकरण, रेफरल सेवाएं। ये चारों सेवाएं जो है 3 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है। समझ रहे हैं ना? आगे चलिए। दूसरा पॉइंट है 3 से 6 वर्ष के बच्चे को प्रदान करने वाले सेवा। अब 3 से 6 वर्ष के बच्चा है तो उसको कौन सा सेवा प्रदान होता है, उसके भी स्वास्थ्य जांच होता है, उसको भी पूरक आहार दिया जाता है, उसको भी टीकाकरण है, इसको भी रेफरल सेवाएं हैं। तो यानी सेम है, ऊपर में भी और नीचे में भी सेम है। अब आगे है गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सेवा। अब यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को भी सेवा प्रदान किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य का जांच, पूरक आहार, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियाँ। तो
जांच और पूरक आहार यहाँ भी है, बस यहाँ पे आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां एक गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। चौथा है नर्सिंग माताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा। अगर कोई नर्सिंग है, नर्सिंग माता है, कोई जॉब में है नर्सिंग में, और वह भी माँ बनती है, तो उसको कौन कौन सी सेवा प्रदान होगा, तो उसको भी जो है स्वास्थ्य जांच, पूरक आहार, स्वास्थ्य शिक्षा, तो नर्सिंग माताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा, यही सब सेवा है, समझ गए, जिसके अंतर्गत जो है आपको ये सारे सेवा प्रदान किया जाता है। तो मैंने बता दिया, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से सेवा जो है मिलता है, ठीक है ना, किसको मिलता है। तो 3 से 6 वर्ष, 3 से कम वर्ष, ठीक है, गर्भवती महिलाओं को भी जो है प्रदान किया जाता है, नर्सिंग माताओं को भी प्रदान किया जाता है सेवा। तो ये सारे सेवा है, और बाकी इसका उद्देश्य क्या क्या था वो बता ही दिए, और इसमें कौन कौन से सेवा मिलता है, सेवा आपको ऊपर में बता ही दिए हैं कि इसमें जो सेवा मिलता है वह होता है पूरक पोषण, रोग निरोधक की क्षमता, समझ गए, स्वास्थ्य निरीक्षण यानी वही स्वास्थ्य की जांच, रेफरल सेवाएं, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा। तो ये कंप्लीट जो है इतना सारा सेवा इसमें मिलता है, और इसी सेवा को जो है एज के हिसाब से जो है अलग अलग बांटा गया है। बाकी उद्देश्य बता ही दिए कि क्या उद्देश्य था, ठीक है ना। तो नीचे इसका इंग्लिश भी दिया गया है, जो इंग्लिश वाले हैं अपना उसको जो है इंग्लिश में कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, ठीक है। तो जो लोग भी इंग्लिश वाले हैं घबराइए नहीं, हिंदी इंग्लिश सब में PDF रहता है, जिसको आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, कहता है आंत चढ़ना या आंतरीय प्रवेश किसे कहते हैं। माय डियर, आपके सामने प्रश्न है इनटू सस्पेंशन, ठीक है, इनटू सस्पेंशन, ठीक है, इनटू ससेप्शन, इनटू ससेप्शन, देख लीजिए, इनटू इनटू ससेप्शन, इनटू ससेप्शन, ठीक है, इनटू सेप्शन, इनटू सेप्शन, इनटू सेप्शन, इनटू सेप्शन, याद रखिएगा, सीधा याद रखिए, इनटू ससेप्शन, ठीक है, इनटू ससेप्शन याद रखिएगा। अब इनटू ससेप्शन का मतलब होता है कि आंत्र का चढ़ जाना, और या भी एक आंत का भाग दूसरे आंत में प्रवेश कर जाना, ठीक है ना, जिसको लोग नहीं कहता कि ये आंत चढ़ गया है, ठीक है, आंत पर आंत चढ़ जाना या आंत में आंत घुस जाना, वही आंतरीय प्रवेश होता है या आंत चढ़ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग इनटू ससेप्शन कहते हैं, समझ गए। अब आंत चढ़ना का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। आंत चढ़ना या आंतरीय अवरोध, और जब आंत एक भाग दूसरे भाग में चला जाएगा तो आंतरीय अवरोध का हो जाएगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन ही हो जाएगा। तो आंत चढ़ना आंतरीय अवरोध का एक प्रकार है, जिसमें आंत का एक भाग दूसरी ओर के अन्य भागों में चला जाता है, चाहे छोटी आंत बड़ी आंत में चला जाएगा, समझ गए ना, या फिर बड़ी आंत का ही एक कोई भाग जो है किसी और भाग में प्रवेश कर जाएगा। तो मतलब आंत चढ़ना या आंत अवरोध का ही एक प्रकार होता है, जिसके आंत एक भाग से दूसरे भाग में या किसी अन्य भाग में प्रवेश कर जाता है, समझ गए। यह प्रायः बड़े बालकों में शिश्रांत्र अधरांत्र ओलियोसिकल संधि पर होता है, ठीक है, इलियोसिकल संधि पर होता है। यह जो है प्रायः बड़े बालकों में होता है, समझ गए, जो शिश्रांत्र और अध्यांत्र संधि पर होता है, जो शिश्रांत्र और अंध्रांत्र संधि पर होता है, ओलियोसिकल जो है होता है, ठीक है, ओलियोसिकल संधि पर होता है। इसमें होता यह है कि दर्द होता है, उल्टी होता है, रक्त के साथ मल आता है, एवं आंतरीय अवरोध भी उत्पन्न होता है। तो यही आंत चढ़ना है। फिगर में आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए स्पष्ट रूप से, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मैं आपको क्लियर क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ये बड़ी आंत है, ये हो गया आपका रेक्टम, मलाशय, समझे, मल निकलता है यहाँ से एनस से, और यही है आपका बड़ी आंत, ठीक है, ये बड़ी आंत है। अब मानिए कि इधर छोटी आंत इसके अंदर में ही रहता है, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत इसके अंदर में ही रहता है। अब मानिए कि छोटी आंत का जो है कोई भाग, समझ गए, कोई भाग, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, समझ गए, ये बड़ी आंत है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे यह छोटी आंत के भाग जो है इसमें प्रवेश कर गया है अंदर, समझ गए ना। तो यही छोटी आंत प्रवेश कर जाता है, समझ गए, या फिर जो है आपको कि कोई अन्य आंत का भाग जो है किसी अन्य भाग में जो है प्रवेश कर जाता है, चढ़ जाता है, तो उसी को आंत चढ़ना या आंतरीय प्रवेश कहते हैं। देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, ये छोटी आंत है और यहाँ पे अंदर जो है प्रवेश किया है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं।
कारण क्या होता है इसके होने का? तो कारण होता है कि आंत की बढ़ी हुई गतिशीलता। अगर आपके आंत में एक्टिविटी ज़्यादा है, आंत जो है ज़्यादा गतिशील है, मतलब किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा हिलना डुलना, इससे भी जो है आंत आपके चढ़ जाते हैं, समझ गए ना। तो ये भी चीज़ को ख्याल रखना, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका आंत ज़्यादा गति में आएगा और उस कंडीशन में ये चीज़ें होता है। तो आंत के गति बढ़ना, समझ गए। उदरीय चोट, पेट में चोट लगने से भी ये चीज़ें हो सकता है। पॉलिप होना, समझ गए। सीलियक रोग, सीलियक रोग जो होता है यह भी हो सकता है, समझ गए। आंत में नली डालना, अगर आंत में नली डालते हैं उस कंडीशन में भी ये कारण बन सकता है। एक्यूट एंटराइटिस, और एक्यूट एंटराइटिस एक बीमारी होता है, तो इसमें ये सारा चीज़ें जो है आपके ये सब कारण बनता है। तो आपके सामने में है, कारण में कुछ खास कारण है नहीं। आंत की बढ़ी हुई गतिशीलता, आंत में चोट लगना, उदरीय चोट, पॉलिप होना, सीलियक डिजीज, आंत में नली डालना, एक्यूट एंटराइटिस, ये सब जो है आपके क्या हो गए? कारण हो गए। लक्षण की बात करेगा तो लक्षण में क्या होगा? आप ऊपर देखे हैं कि उल्टी होगा, पेट में दर्द होगा, आंत में अवरोध, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रक्त के साथ मलोत्सर्जन होगा, समझ गए। तो ये सब चीज़ें होगा। तो आप समझ गए चीज़ों को। निदान की बात करेगा तो निदान की बात करेगा, और लक्षण में और भी हो सकता है, समझ गए। लक्षण में जो है अगर ज़्यादा दिन से यह आंत चढ़ा रहेगा तो गैंग्रीन भी हो सकता है। क्या चीज़? गैंग्रीन भी हो सकता है। गैंग्रीन समझ रहे हैं ना, कि गैंग्रीन घाव बन जाना, ऊतकों का नष्ट होने लगना, गलने गलने लगता है, तो वही गैंग्रीन होता है। तो आपके ये भी लक्षण देखने को मिल दे सकते हैं, समझ गए। क्योंकि ज़्यादा दिन से अगर आंत एक ही भाग में प्रवेश कर जाएगा तो फिर उसको ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा धीरे धीरे वहाँ पे। निदान का बात करेगा डायग्नोसिस का, तो बच्चों को स्थिति की इतिहास लेंगे, एक्सरे करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। पेट में तो यही ना होता है, एक्सरे अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन यही सब करवाते हैं, समझ गए। और पता करेंगे कि आंत जो है कौन सा भाग कहाँ प्रवेश किया है, ठीक है। प्रबंध की बात कियागा मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट इसका कुछ खास है नहीं। चढ़ी हुई आंत को जल प्लावन विधि से समान स्थिति में लाया जाता है। इसके लिए शुरुआती 48 घंटे में बेरियम एनीमा का उपयोग किया जाता है। अब इसमें होता यह है कि जो चढ़ी हुई आंत है उसमें जल प्लावन विधि से जो है जो प्रवेश किया हुआ आंत है दूसरे भाग में, उसको जो है धकेल कर वापस उसको अपने जगह पर जो है लाने के लिए, समान स्थिति में लाने के लिए जल प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें 48 घंटों में बेरियम एनीमा का उपयोग किया जाता है, शुरुआती 48 घंटों में। अब मान गई जल प्लावन विधि से अगर ठीक नहीं होता है, नहीं आंत अपने जगह पर आता है, तो उसके लिए आंत चढ़ने को जो है सर्जरी द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। यदि आंत में गैंग्रीन हो गया हो तो प्रभावित भाग को शल्य क्रिया द्वारा काटकर निकाल दिया जाता है। वही चीज़ें मैंने बताया कि इसमें सर्जरी करके भी ठीक किया जा सकता है। अगर अगर जो गैंग्रीन हो चुका है, जो आंत प्रवेश करने के कारण ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया हो, गैंग्रीन हो गया हो, तो सड़ने लगा हो आंत जो है, तो जहाँ से इफेक्टिव आंत है वहाँ तक काट के हटा दिया जाता है, समझ गए। तो यही आपका जो है आंत चढ़ने को सर्जरी के द्वारा भी ठीक करते हैं। और अगर गैंग्रीन हो रखा है आंत में तो प्रभावित भाग को काट कर निकाल दिया जाता है। तो यही आपका जो है होता है इंटूसेप्शन, मीन्स आंत चढ़ना। तो इसको इंग्लिश में बता दिए, यहाँ पे हिंदी भी, सॉरी हिंदी में बता दिए, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। आप जो भी डियर है अपना इंग्लिश में भी तैयारी कर लीजिए। सभी पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा आने वाला समय में। और अभी ये तो पीडीएफ वीडियो वाइज देते ही हैं, ठीक है ना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।